नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में चुप पर। तो कल भारत को एक हार का सामना करना पड़ा आखिरी T20 मैच में और सीरीज़ भारत हारा 3-2 से। देखिए, ये हार सवाल तो खड़े करती है। प्रॉब्लम हारने में नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से मैच कल का हारे वो सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये जो भारत की टीम थी, अगर आप 2-3 प्लेयर्स को हटा दें तो बाकी सारे प्लेयर्स मैचेस वाइज काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो ये कोई इनएक्सपीरियंस भारत की टीम नहीं थी। उसके बावजूद भी भारत को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा वो निराशाजनक था। मैंने क्या कहा, हारने से दिक्कत नहीं है, आप लड़के हार जाओ, क्योंकि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह से भारत कल हारा वो ज़्यादा निराशाजनक होता है। ये तो मैं जानता हूँ कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, कभी आप हारेंगे, कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत कल हारा वो निराशाजनक था। तो परेशानी खेलने के तरीके में मुझे भारत की नज़र आई कल, क्योंकि भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, गेंदबाजी नहीं ली। चलिए, वो भी मैं एक बार फैसला समझता हूँ कि आप अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप अपने आप को टेस्ट ही करना चाह रहे थे तो भारत ने जब वो बैटिंग शुरू की अपनी, तो वो अप्रोच क्यों नहीं दिखाया? अप्रोच से मेरा मतलब है अटैकिंग अप्रोच क्यों नहीं दिखाया? अटैकिंग अप्रोच से मेरा मतलब ये नहीं कि आप इंग्लैंड की तरह बेसबॉल क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, लेकिन एक अटैकिंग गेम जो होती है वो तो आप खेल सकते हैं। नॉर्मल अटैकिंग गेम, अल्ट्रा अटैकिंग भले ही ना खेलें, लेकिन एक नॉर्मल अटैकिंग क्रिकेट तो आप खेल सकते हैं, क्योंकि विकेट अच्छी थी कल की। 165 से ज़्यादा का स्कोर बनना चाहिए था उस विकेट पे। विकेट थोड़ी सी स्लो ज़रूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी 165 से ज़्यादा का स्कोर यहाँ पर बन सकता था। लेकिन तब भी भारत ने काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच से बैटिंग की, खासकर कि बीच के ओवर्स में, क्योंकि 28-29 बॉलें ऐसी थी बीच में। आई थिंक वो मिडिल ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक फेज़ ऐसा आया था कि लगभग 28 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। तो T20 मैचेस में अगर 28 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं लगेगी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बांध कर रखा था वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों ने भारत को। तो वहाँ पे जो एक अटैकिंग अप्रोच दिखनी चाहिए थी मिडिल ओवर्स में, वो नहीं दिखी। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा बेहतर नहीं था। उसके अलावा जो ओपनर्स थे वो आउट हुए, और वो जो स्टार्ट भारत को चौथे T20 में मिला था वो आपको पाँचवें T20 में नहीं मिल पाया। और ये जो एक कॉशस भरी बैटिंग चल रही थी, मतलब भारतीय बल्लेबाज बड़े कॉशस थे, वो अटैकिंग माइंडसेट से नहीं खेल पा रहे थे। इसका असर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर भी हुआ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उस फ्री फ्लोइंग अंदाज में नहीं खेल पाए जैसे वो अमूमन खेलते हैं। क्योंकि एक इशू ये भी है भारत के साथ इस T20 टीम में कि 6 आउट होने के बाद बैटिंग नहीं है। ये भी एक मसला है, जिसकी वजह से बैट्समैन जो सेट है वो अक्सर कॉशस खेलने चला जाता है, और उसके माइंड में ये बात रहती है कि अगर 6 आउट हो गए तो हमारी बैटिंग उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बात एक रहती है माइंड में। तो उस वजह से सूर्य कुमार यादव भी शायद उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और वो इतना तेज़ नहीं खेल पाए कल के मैच में जितना तेज़ वो अमूमन खेलते हैं। और भारत का स्कोर जो 165 से ज़्यादा होना चाहिए था वो 165 ही रह गया, और 165 भी इसलिए हो पाया क्योंकि लास्ट के ओवर्स में एक छक्का मार दिया अक्षर पटेल ने, एक छक्का हरदीप ने मार दिया, और एक चौका लास्ट बॉल पे मुकेश कुमार ने मार दिया। नहीं तो भारत का स्कोर 165 भी नहीं होता। तो ये एक बेस्ट, क्योंकि नंबर 8 पर आपकी बैटिंग नहीं है, बैट्समैन आपके थोड़े से कम है लोअर डाउन दी ऑर्डर में, तो उस वजह से बैटिंग अप्रोच पर भी असर पड़ता है। और टॉप ऑर्डर भी उस अटैकिंग अप्रोच के साथ शुरू नहीं करता जैसे हम उसे करना चाहिए। तो ये चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे T20 टीम में। चेंजेस से मेरा मतलब है बैटिंग अप्रोच में चेंज, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास यही हैं।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस प्लेयर को निकाल दो, इस प्लेयर को निकाल दो, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। मैं बैटिंग अप्रोच में चेंज की बात कर रहा हूँ। ये चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे T20 टीम में, एक बैटिंग अप्रोच में चेंज लाना पड़ेगा, एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार प्लेयर को निकालना सॉल्यूशन नहीं होता, कई बार आपको अप्रोच पे काम करना पड़ता है। लेकिन अप्रोच को बदलना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एक ओल्ड स्कूल T20 क्रिकेट है, ये काफ़ी समय से चल रहा है और इस पर काम होना ज़रूरी है, क्योंकि आप 130 135 के स्ट्राइक रेट से लगातार बैटिंग करेंगे तो स्कोर उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। 160 165 एक एवरेज स्कोर है T20 में, और उससे आप बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं जीत सकते। कई बार आपको फ्लैट विकेटों पे 220 225 या 230 के स्कोर के लिए जाना पड़ता है, और एक फेयरलेस अप्रोच भी T20 क्रिकेट पे पैदा करनी पड़ेगी कि आउट हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन रन रेट पे असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे याद है पिछले T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने इस अप्रोच की बात की थी और उन्होंने शुरू भी किया था। मुझे याद है इंग्लैंड सीरीज जब भारत ने पिछले साल जो T20 में खेली थी, रोहित शर्मा ऐसे ही खेलते थे, वो 30 रन बनाते थे 18 बॉलों में, 15 बॉलों में, और एक अटैकिंग अप्रोच से शुरू करते थे। लेकिन वर्ल्ड कप जब 2022 का आया ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत उस अटैकिंग अप्रोच को कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर हम उसी ओल्ड स्कूल ऑफ T20 क्रिकेट पर आ गए जो हमारी पहले समस्या हुआ करती थी, और हमने देखा सेमीफाइनल में और पूरे वर्ल्ड कप में किस तरीके से हमारा जो पावर प्ले का स्कोर था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि किसी प्लेयर को आपको हटाने की ज़रूरत है, किसी प्लेयर को मत हटाइए आप, मैं उस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, T20 क्रिकेट की अप्रोच को हमें ऑल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि आप किसी का स्टाइल एकदम से नहीं अपना सकते कि इंग्लैंड का बेसबॉल स्टाइल अपना लो, लेकिन हाँ, खेल में परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि आप अगर खेल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप उस फॉर्मेट में पीछे रह जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम T20 क्रिकेट में पीछे चल रही है। जो एक मॉडर्न क्रिकेट T20 का शुरू हुआ है उससे हम पीछे हैं, और इसमें मैं किसी को बिलो द बेल्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोल्यूशन बता रहा हूँ कि हमें T20 में एक मॉडर्न अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते तो कुछ हद तक कुछ आपको छोटे छोटे परिवर्तन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अब 130 135 के स्ट्राइक रेट से, या अगर मैं इसको और सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप 160 170 रन से लगातार T20 क्रिकेट में जीत हासिल नहीं कर सकते। T20 क्रिकेट भी बदल रहा है। कल जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की, उन्होंने 18 ओवर में 165 का स्कोर चेस करके रख दिया और पहला विकेट उनका जल्दी गिर गया था, लेकिन जिस तरह से निकोलस पूरन ने आते ही छक्के चौकों की बरसात की, मैं उस अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ये चलिए वेस्ट इंडीज़ की अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रख दें, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट खेल रहा है या इंग्लैंड T20 क्रिकेट खेल रहा है, मैं ये नहीं कहता आप पूरा अप्रोच बदल लें, उनकी तरह कर लें, क्योंकि शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर टीम का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, थोड़ा बहुत ऑल्टर ज़रूर किया जा सकता है। आप इस अप्रोच से तो नहीं चल सकते T20 क्रिकेट में कि 130 135 के स्ट्राइक रेट से आप लगातार इनिंग्स को लेके चलते रहें, क्योंकि कल के मैच में यही हुआ था। 28-29 बॉलें ऐसी हो गई थी जिसमें बाउंड्रीज नहीं लगी थी, उससे हम कितना पीछे हो गए इस बात का अंदाज़ा प्लेयर्स को भी होगा और फैंस को भी हुआ है और टीम मैनेजमेंट को भी इसका अंदाज़ा हुआ होगा, क्योंकि 165 से ज़्यादा स्कोर इस विकेट पे बनना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जब 165 रन बन गए तो हम सबको ये पता था कि स्कोर तो हमारा कम बना है। फिर हम एक ही उम्मीद कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ को हमारे स्पिनर जो है वो कलेप्स करवा दे और हम ये मैच जीत जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं। और मैं पूरा क्रेडिट वेस्ट इंडीज़ को दूंगा। वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और भारत के T20 सेटअप के लिए इस सीरीज़ की हार ने कुछ सवाल पैदा करती हैं, जिन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हमें T20 क्रिकेट के अपने स्टाइल में थोड़ा सा उसको ऑल्टर तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अप्रोच पे काम करना होगा, क्योंकि चेंजेस की ज़रूरत तो है अप्रोच वाइज।
मैं प्लेयर्स की चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ये तिलक वर्मा, ये अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा स्टाइल अपना ऑल्टर करना पड़ेगा कि आप भले ही बेसबॉल ना अपनाएं, लेकिन एक नॉर्मल अटैकिंग अप्रोच तो आपको अपनानी ही चाहिए, क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट भी अब बदल रहा है। कल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या ने टेस्ट करने के लिए पहले बल्लेबाजी ली है तो विकेट अच्छा है, हमको एक अटैकिंग अप्रोच से बैटिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम 200-210 रन इस विकेट पे बनाएं जो बन सकते थे, और 200-210 नहीं तो 190 तो बन ही सकते थे, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। बस अंतर ये था परसों की और कल की विकेट में कि विकेट थोड़ी सी स्लो थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। विकेट ऑल एंड ऑल अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, कोई मुश्किल विकेट बैटिंग की नहीं थी, और स्लो विकेट भी इसलिए हुई क्योंकि 2 दिन में यहाँ पर 2 T20 मैचेस हुए। उसके बाद कुछ फैसले ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आए, जैसे अक्षर पटेल को बिल्कुल भी गेंदबाजी ना करवाना। जानते हैं हम कि एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल, सॉरी निकोलस पुरन, लेकिन आपको गेंदबाजी तो करवानी चाहिए थी। कई ये थ्योरी मुझे कई बार समझ में नहीं आती कि लेफ्ट हैंडर जो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करेगा ही नहीं, हर बार छक्के खाएगा ज़रूरी नहीं है, वो कई बार आउट भी कर देता है। तो अक्षर पटेल को बिल्कुल भी गेंदबाजी हार्दिक ने नहीं करवाई। तो ये थोड़ा सा मुझे फैसला समझ में नहीं आया कि मतलब उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई। शायद वो ये सोच रहे थे कि निकोलस पूरन आउट हो जाए, उसके बाद वो अक्षर पटेल को लेकर आएंगे, यही वो सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब अक्षर पटेल सॉरी जब निकोलस पूरन आउट ही नहीं हुए तो मुझे लगता है कि उनसे एक बार गेंदबाजी करवा लेनी चाहिए थी। तो कप्तानी भी कुछ खास हार्दिक पांड्या से नहीं हो पाई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सीखेंगे, वो आगे जाके सीखेंगे अपनी गलतियों से और बेहतर होके आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो मैं कह देता हूँ कि T20 सेटअप के सामने भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि T20 क्रिकेट में ओवरऑल विनिंग और लूजिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। भारत ने शायद 60+ ही मैचेस हारे हैं और ओवर 100 मैचेस T20 क्रिकेट में जीते हैं। 120 से ज़्यादा मैचेस भारत जीत चुका है T20 क्रिकेट में। लेकिन हो यही रहा है पिछले 15 सालों से कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए 2007 के बाद, और बड़े मैचेस में हम चूक रहे हैं, और सिर्फ चूक नहीं रहे हैं, हम उन मैचेस में स्कोर भी हमारा थोड़ा कम होता है जितना हमारा एक्चुअल होना चाहिए। चाहे आप 2022 के सेमीफाइनल की बात करें, सॉरी हाँ जी, तो 168, और मैं बात करूँगा 2016 के सेमीफाइनल की भी, वहाँ पर 192 हमने स्कोर किया, जबकि वानखेड़े में उसी मैदान पे 200, 210, 215, 220 उस विकेट पे बनता था। लेकिन अगर आज मैं उस मैच के बारे में सोचता हूँ 2016 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो इंडिया 192 जिसमें किए थे, अगर आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो आज मुझे समझ में आता है कि उस मैच में भी इंडिया ने रन्स कम बनाए थे। तो अप्रोच को थोड़ा सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है, मैं यही कहूँगा। और एक डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ लॉस है, मैं बिलो द बेल्ट कमेंट ना करूँगा और ना मैं इसके हक में हूँ। जो भी टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, उनको इस चीज़ पे काम करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से जो कमियां हैं टीम में वो दूर की जाए। और करारी शिकस्त मिली है भारत को कल वेस्ट इंडीज़ के हाथों। वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा खेला और मैं और फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था कल के मैच में। 8 विकेट से करारी हार भारत को मिली है, तो इतना एक तरफा मैच हो जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 165 रन बनने के बाद भी मैं उम्मीद कर रहा था कि विकेट अगर भारत के स्पिनर्स लें तो भारत गेम में आएगा, लेकिन जिस तरीके से निकोलस पूरन ने और किंग की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने भारतीय स्पिनर्स पे अटैक किया। कुलदीप को तो रिस्पेक्ट दी वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने, लेकिन चहल पर अटैक हुआ और सीमर्स पे निकोलस पूरन ने और किंग ने भी जब उन्हें मौका मिला खूब अटैक किया। और निकोलस पूरन ने तो आते ही छक्कों से शुरुआत की थी, तो इंडियन बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिली, मतलब सॉरी कोई मौका नहीं मिला कल के मैच में, और बिल्कुल एक तरफा अंदाज में वेस्ट इंडीज़ ने जो है भारत को हराया। और
ये भी दिखाया कि इस विकेट पे इस तरीके से बैटिंग होनी चाहिए थी, और 165 रन कम थे इस विकेट पे जो भारत ने बनाए थे, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने कल साबित किया। क्योंकि आपको चौथा मैच अगर याद होगा तो वेस्ट इंडीज़ लगातार उस मैच में विकेटें गंवा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 180 के करीब स्कोर बना दिया था वेस्ट इंडीज़ ने, जिसे भारत ने बहुत आसानी से हासिल कर लिया था। और कल भारत के साथ भी यही हुआ, लगातार विकेटें भारत ने गंवाई, भारत ने 165 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ ने उस स्कोर को आसानी से हासिल कर लिया। तो T20 क्रिकेट में सवाल है, उन सवालों के जवाब ढूंढने बड़े ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर वर्ल्ड कप जो है इतना आसान नहीं होगा उसको जीतना। क्योंकि जो आजकल मॉडर्न T20 खेला जा रहा है उसको वो एक चेंज अप्रोच से ही खेला जा रहा है। तो भारत को अगर वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा करना है, मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये T20 फॉर्मेट था, तो थोड़ा सा टेम्पलेट पे तो भारत को काम करना पड़ेगा अपने T20 क्रिकेट के। प्लेयर्स आपके पास अच्छे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि प्लेयर्स में टैलेंट नहीं है, लेकिन टेम्पलेट पे काम करना ज़रूरी है। तो भारत की एक सीरीज़ लॉस हुई है कल वेस्ट इंडीज़ से, और अब आयरलैंड में 3 मैचेस खेलेगा भारत T20 के, और जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे। 18 अगस्त को पहला T20 होगा, तो देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह कैसी कप्तानी करते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा उनकी फ़िटनेस पर, कि उनकी फ़िटनेस किस तरह की रहती है गेंदबाजी करने के बाद, क्योंकि 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में और एशिया कप में वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे भारत के। तो फिटनेस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा जसप्रीत बुमराह की, कि फ़िटनेस उनकी कैसी रहती है इस सीरीज़ के बाद, या पहले मैच में जब वो गेंदबाजी अपनी कंप्लीट करेंगे तो कैसा फील करते हैं। तो मेरा बड़ा ध्यान रहेगा उस पर। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो T20 क्रिकेट में अगर हमें चेंज की ज़रूरत है तो चेंज यही करना होगा कि हमें अपने टेम्पलेट पे काम करना होगा। टेम्पलेट हमें थोड़ा बदलना होगा, तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा एक ऑल्टर होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ओल्ड स्कूल ऑफ T20 क्रिकेट से हम बहुत लंबे समय तक T20 क्रिकेट में आज के टाइम में जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि T20 क्रिकेट भी अब बदल रही है। अब जो एक पार स्कोर है T20 का वो बढ़ गया है। अब टीमें 180, 185, 190 की तरफ जाती हैं नॉर्मली, एक नॉर्मल सरकमस्टांसेस में। तो अब T20 क्रिकेट का टेम्पलेट है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है T20 क्रिकेट में। उसके अलावा बांग्लादेश की टीम ने अपना स्क्वाड जो है वो कल घोषित कर दिया एशिया कप के लिए। तमीम इकबाल बैक इंजरी की वजह से एशिया कप में नहीं खेलेंगे, शाकिब अल हसन कप्तानी करेंगे, और कुछ अच्छे यंग प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया है, जिसमें नईम मौजूद हैं, और एक एक अफीफ तमीम करके नए प्लेयर उनकी टीम में आए हैं, मुस्तफिजुर रहमान उनकी टीम में मौजूद हैं। तो बांग्लादेश की जो ओवरऑल जो स्क्वाड है वो अच्छा ही है, और श्रीलंका की कंडीशंस में बांग्लादेश की टीम को हराना भी आसान नहीं होगा। और दूसरे ग्रुप में जो अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है, उसमें सुपर 4 में पहुंचने के लिए जो लड़ाई होगी वो बड़ी ही ज़बरदस्त होगी। अब देखना होगा कि भारत का स्क्वाड क्या होता है एशिया कप के लिए। और 18 अगस्त को आयरलैंड के साथ सीरीज शुरू है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले तक भारत का जो एशिया कप का स्क्वाड है वो आ जाएगा। और देखना होगा कि राहुल को तो चलिए आने की संभावना है उनकी कि वो एशिया कप में आ जाएंगे, टीम में वो फिट हैं। श्रेयस अय्यर का क्या होता है, श्रेयस अय्यर टीम में आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि फिटनेस की उनकी भी समस्या है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो टीम में कमबैक करते हैं या नहीं, उनकी फिटनेस किस तरह की है होती है। मैं श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राहुल के बारे में तो ये रिपोर्ट्स हैं कि वो आ जाएंगे टीम में। श्रेयस अय्यर के बारे में अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई है कि उनकी इंजरी कहाँ तक हील हुई और वो टीम में आएंगे एशिया कप की या नहीं। तो ये देखना होगा कि एशिया कप की टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी होती है या नहीं। और ज़रूरी है, राहुल भी ज़रूरी हैं, और
श्रेयस अय्यर भी ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भारत के एक मसला चल रहा है और उस मसले को अगर दूर करना है तो श्रेयस अय्यर और राहुल का होना ज़रूरी है भारतीय टीम में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।